हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास 8 की जो पॉलिटी है उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे, संसद तथा कानूनों का निर्माण। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पॉलिटी में ये चैप्टर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। प्यारे साथियों, इस चैप्टर को बहुत ही आराम से समझते हुए चलिएगा। जितनी चीज़ों को बताऊंगा उनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में सीटेट के यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्यारे साथियों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर 3 पर, संसद तथा कानूनों का निर्माण। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। चलिए, ये है हमारी संसद जिसका आप लोग इमेज देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर पर आगे की तरफ और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपको बताता हुआ चलूँगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, आइए सबसे पहले इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है आपके लिए। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग क्या है? विधायिका में निर्वाचित सदस्य। उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दे दी। अब आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी कब मिलती है? 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अर्थात यहाँ आम लोग की कोई भागीदारी नहीं थी। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ईवीएम का पहले तो पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसका पहली बार आम चुनाव में प्रयोग 2004 में हुआ था। लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन
कागज़ बनाना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक वोट कर सकते हैं, अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष हो, वो चाहे जो हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिस वर्ग से हो, वो सभी वोट कर सकते हैं, लोग और उनके प्रतिनिधि। आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एक अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की अवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। संसद किसे कहते हैं? तो ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। तो जनता जिन प्रतिनिधियों के समूह को चुनती है उन्हें ही संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। संसद दो काम करती है, एक तो सरकार को नियंत्रित करती है और दूसरा उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार पर क्या करती है, जो है अंकुश लगाती है। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों पर एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चलिए, कह रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए इसके आगे चलते हैं। ये है, देखिए अब ये समझिएगा, ये है आपकी संसद और ये है उसके अंदर का हिस्सा। यहाँ आपका एक लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा, ये दोनों के दोनों इसी संसद के ही भाग हैं। चलिए, अब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे, इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश का बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होना। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो चुनाव लड़ने वाले कौन होते हैं? राजनीतिक दलों के सदस्य। ये आपको 2019 का परिणाम दिखाया गया, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, किसको कितनी सीटें मिली थी। इससे बहुत ज़्यादा हमारा कोई
फैक्ट नहीं, यहाँ से हमसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये था 15वीं लोकसभा 2009 के लोगों को कितनी सीट मिली थी उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, जहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। तो सांसद को ही एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिएगा। सांसद को ही एमपी कहते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने पर संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। अर्थात संसद का चुनाव हो गया, संसद क्या क्या काम करेगी। सबसे पहला काम राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का मतलब पूरे भारत की एक सरकार जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी उसका चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर होता है। वो 2 सदन है राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। जैसे देखिए ये सूची आपको दिखाई गई है, किसके पास कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल को या उसके पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, आधे से अधिक। ठीक है, कितने होने चाहिए? 272 सदस्य। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो या तो स्वतंत्र रूप से कोई दल जो है वो सरकार बनाता है या गठबंधन से सरकार बनाता है। इसके अलावा जो बचता है वो सभी के सभी विपक्षी दल कहलाते हैं, याद रखिएगा। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे आपने अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर कार्यपालिका होती है। चलिए अब बात करते हैं आगे। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जैसे मान लीजिए ये दल है, इसको 300 सीट मिली है, 300 सांसद मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाता है, अर्थात वो अपना नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करेगा। अब वो प्रधानमंत्री क्या करेगा, इन्हीं 300 में से कुछ को छांटेगा मंत्रियों के लिए, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये देखिए आपको दिखाया गया है 2 और इमेज। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें, इनमें एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। बाईं ओर साउथ ब्लॉक है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आपके लिए ये वाली लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर किस ब्लॉक में स्थित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ ब्लॉक में है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। अब आपको ये वाली लाइन रट लेना है। देखिए बहुत बढ़िया कह रहा, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में। जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है।
किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो 12 सदस्य राज्यसभा में आते हैं इनका मनोनयन कौन करता है? तो मनोनयन हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। निर्वाचित की संख्या कितनी है? 233 है। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखिएगा। अब अगला है खा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये संसद के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। अब ये भी आपसे पूछता है कि जब संसद का सत्र चलता है तो सबसे पहला काल कौन सा होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन अर्थात लोगों से समर्थन जुटाते हैं। देखिए, ये आपको एक दिखाया गया कि संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। आगे कह रहा है, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। चलिए, नए कानून कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर आइए विचार करते हैं। कानून बनाने में संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा के सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो हम लोग घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं। यहाँ कुछ लिखा है, जब परिवार का कोई पुरुष घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, चोट पहुँचाता है, मारपीट चोट की धमकी देता है, सामान्यतः इसे ही घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो घरेलू हिंसा शब्द से क्या पता चला? कोई पुरुष घर की किसी औरत के साथ मारपीट करे, उसे शारीरिक चोट दे। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन, फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। अब घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको कुछ जो है चीज़ें बताई गई हैं जो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इनको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे लिए काम का है ये टॉपिक। आइए इसको देखते हैं। चलिए,
दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। देखिए यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें दिखाई गई है इमेज के माध्यम से, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसीलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों, आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती हैं कि हम अपनी मांग सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। चलिए बात करते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं है। इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह को हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे संशोधन कर सकती या उसे रद्द कर सकती है। यहाँ आपको एक टॉपिक और बताया गया है, इसको भी जान लेते हैं। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों के विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्हें अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किया। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो कि सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकोों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये था ऊपर बताया गया है।
अब आगे कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती हैं। इसके बाद हम अखबारों और अन्य समाचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना कार्य सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनकी चर्चा करते हैं। स्वीकृति, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूह या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से की जाने वाली आलोचना के लिए किया गया है। ठीक है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधे या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का यह विचार किस तरह अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और भी शब्द दिए गए हैं। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसे स्थिति में सरकार किसी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। अब याद रखिएगा, ये देखिए 1870 के राजद्रोह एक्ट, तो राजद्रोह एक्ट कब आया था? 1870। इसके तहत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते। इस प्रकार आपका यह चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।